चलो देखो बेटा सामने हम लोग टॉपिक कर रहे थे रेशियो एनालिसिस। और लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 2A। यही किया था बेटा, क्या और भी कोई? 2A, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया था। तो आज रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा था कि नहीं? चलो लिखो बेटा आज आगे। चलो आज करेंगे हम लोग शुरुआत क्वेश्चन नंबर 19 से। हेडिंग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। आज ज्यादातर क्वेश्चन ही करना है। सब लोग देखो सामने, क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखो सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करने जा रहे हैं। देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले इसमें दे रखा है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 ये देखो इतने सारे रेशियो निकालने हैं। डिविडेंड यील्ड रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कवरेज रेशियो, इक्विटी शेयर डिविडेंड रेशियो, और अर्निंग यील्ड, प्राइस अर्निंग, और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, और नेट कैश फ्लो, ये निकालना है। चलो शुरू करते हैं। और ये इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रखी है। लिखिए जरा, शुरू करिए। सबसे पहले जो जो पूछ रहा है उसका उसका लिख देते हैं फॉर्मूला, और फिर समझ में आएगा वो निकलेगा कैसे। चलो देखो, सबसे पहली चीज उसने पूछा है, सबसे पहली चीज पूछी है बेटा, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, डिनोमिनेटर बताओ जरा। हाँ, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। दो लाइन छोड़ देना, फिर अगला लिखो। सारे फॉर्मूले लिख दूंगा तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। दूसरा बेटा देखो पूछा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। दूसरा, पहला हमने इसका फॉर्मूला लिखा, अब ये पूछा है। लिखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। चलो सब बच्चे बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कवरेज क्या है, कहां से उनको डिविडेंड देते हो, कहां से? तो वो हुआ कवरेज, और नीचे लिखा जाएगा डिविडेंड। कवरेज रेशियो ऐसे पढ़ा था।
तो न्यूमरेटर में लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तीसरा बेटा 2 लाइन फिर छोड़ देना कैलकुलेशन के लिए। तीसरा देखो, तीसरा रेशियो क्या है, पढ़ो, ऑर्डिनरी डिविडेंड कवरेज रेशियो। ऑर्डिनरी डिविडेंड मतलब इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी का डिविडेंड कहां से देते हो? अर्निंग फॉर इक्विटी से। तो लिखो ऑर्डिनरी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। फिर 2-3 लाइन छोड़ के चौथा फॉर्मूला बेटा, अब उसने बोला है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड क्या फॉर्मूला है बताओ? ईपीएस अपॉन एमपीएस। फिर उसने पूछा है प्राइस अर्निंग रेशियो, बताओ फॉर्मूला। पीई रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। चलो इतना लिखो फिर आगे बताऊं। जितनी चीजें पूछी थी सबसे पहले हमने सबका फॉर्मूला लिख दिया। अब क्वेश्चन से एक एक चीज ढूंढ के और यहां पे लिखना है, फिर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब स्क्रीन पे सारा फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने लिख दिया। अब चलो एक एक करके ढूंढते हैं ये सब कहां से मिलेगा। कहां से मिलेगा न्यूमरेटर, कहां से मिलेगा डिनोमिनेटर। और आखिरी में 2 चीज और क्या पूछा है, बुक है तुम लोग के पास कि नहीं? क्या क्या पूछा है बताओ? अमाउंट ट्रांसफर टू, और अगला ये पिछली क्लास में लिखवाया था, समझाया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगवाया था, तो वो आज इस बार आ जाएगा। पिछली क्लास में लास्ट में लिखा था आपने। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखो, अब ये निकालना है बेटा, ये सबसे पहले निकालना है डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी। तो चलो निकालते हैं, डिविडेंड यील्ड अपॉन इक्विटी अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा है। लिखा है अ कंपनी इज कैपिटलाइज्ड एज फॉलोज। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं, टोटल इनके पास 22 लाख के शेयर हैं। ठीक है, फिर कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये जानकारी दी है, क्या क्या? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 4 रुपीज। मार्केट प्राइस कितना है? तो हमारे काम का मार्केट प्राइस है, हमको मिल गया 4 रुपीज, लिख दिया। अब हमें चाहिए डिविडेंड, फटाफट बताओ। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस अलग होता है बेटा, फेस वैल्यू अलग होती है। बताओ डिविडेंड किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये देखो अब ये सब दे रखा है आपको, पढ़िएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास, देखो इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 1 रुपए का। लेकिन मार्केट में कितने का चल रहा है? 4 रुपए का। तो 4 से मतलब थोड़े ना है, कंपनी डिविडेंड किस पे देगी? 1 रुपए पे। ठीक है, अच्छा डिविडेंड दे कितना रहे हैं? लिखा है 20%। कितना? तो किस चीज का 20%? फेस वैल्यू का 20%। फेस वैल्यू पे ही तो देंगे। तो चलो अब लिखो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आ रहा है, ऐसे लिख भी सकते हो अपने लिए, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड और डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। फेस वैल्यू, डिविडेंड रेट, मार्केट प्राइस पर शेयर। फेस वैल्यू 1 रुपए की है और 20% का रेट है, तो ये आ गया 0.20 डिवाइडेड बाई 4। 5% आ गया अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी शेयर।
अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी शेयर आ गया 5 रुपए का। डन। चलो अब आगे, प्रेफरेंस कवरेज रेशियो चाहिए, जरा देखते हैं बेटा ये कैसे निकलेगा। प्रेफरेंस कवरेज रेशियो चाहिए तो चाहिए इसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। चलिए निकालते हैं, स्क्रीन पे देखो, ये देखो दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 5,42,000। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह 5,42,000 और नीचे लिखना है प्रेफरेंस का डिविडेंड। तो आओ देखते हैं ये कहाँ दिया हुआ है। तो ये देखो लिखा है ना 7% के प्रेफरेंस शेयर हैं और ये इसकी फेस वैल्यू है, तो इसी पे तो डिविडेंड दिया जाएगा ना हमेशा। प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो उनकी फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू 6 लाख की है, निकाल लो 6 लाख का 7%, तो ये आ जाएगा 5,42,000 डिवाइडेड बाई 42,000, कितना आएगा 12.9। ये टाइम्स में आएगा बेटा, 12.9 टाइम्स सेकंड हो गया। चलो थर्ड देखो, अब निकालना है ऑर्डिनरी डिविडेंड कवरेज रेशियो और ये निकलेगा अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। चलो एक एक करके देखते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी और इक्विटी डिविडेंड, अर्निंग फॉर इक्विटी और इक्विटी डिविडेंड। लो स्क्रीन पे देखो, सब लोग देखो मैंने कैसे बताया बेटा। पहले कंपनी सेल करती है, वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करेगी, जो बचेगा वो क्या होगा कंट्रीब्यूशन। यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट होगी, क्या बचेगा ईबीआईटी। यहाँ से इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, क्या बचेगा ईबीटी। इसमें से टैक्स की पेमेंट कर दोगे, क्या बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, तब जो बचता है वो क्या होता है अर्निंग फॉर इक्विटी। तो ये बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,42,000 का दिया है शायद, ये देखो दिया है आफ्टर टैक्स ये है। अब इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दो, प्रेफरेंस को डिविडेंड कितना दिया है 42,000 का, अरे 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं उसका 7%, 42 ही तो होगा। तो इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचा 5 लाख। तो ये 5 लाख हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, 5 लाख हो गया न्यूमरेटर में, और इक्विटी डिविडेंड लिखो डिनोमिनेटर में। इक्विटी डिविडेंड लिखेंगे डिनोमिनेटर में। इक्विटी डिविडेंड जरा एक बार देख लो, ये बताओ इक्विटी शेयर कितने का है 16 लाख का ना बेटा। तो 16 लाख का 20% 3,20,000, 16 लाख का 20% 20% इनको दिया गया है, तो ये आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 3,20,000। देखो कितना आएगा 1.5625 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। अगला देखिए, अगला बेटा अर्निंग यील्ड चाहिए। अर्निंग यील्ड होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो ईपीएस अपॉन एमपीएस, मार्केट प्राइस शेयर का हम लोग को दे रखा था 4 रुपए का दिया था। और ये बताओ इक्विटी वालों के लिए अर्निंग कितनी आई है 5 लाख। इक्विटी वालों के लिए अर्निंग कितनी आई है 5 लाख, और इक्विटी शेयर भी कितने हैं ये देख लो यहाँ पे, इक्विटी शेयर कितने हैं, क्या निकालने हम लोग अर्निंग यील्ड। तो अर्निंग यील्ड बेटा हो गया ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अर्निंग देख लो, अब ये बताओ 5 लाख इक्विटी वालों के लिए कमाया है और इक्विटी शेयर होल्डर हैं कितने 16 लाख। तो 16 लाख लोगों के लिए 5 रुपए कमाया है 5 लाख, तो एक आदमी के लिए कितना निकल के आ गया, कितना 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई 4, देखो कितना आता है 7.
8125%। चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लास्ट बेटा लिखा है ये एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो अभी इसी का उल्टा ही तो हो जाएगा, 4/0.31, 12.90 टाइम्स। पहले रेशियो का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। चलो अब दो चीज बची है, वही जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। अब एक उसने पूछा है अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, और एक पूछा है नेट कैश फ्लो। एक पूछा है बेटा अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, और एक पूछा है नेट कैश फ्लो। निकालें? अब एक मिनट जरा देख लो, मैं रिवाइज करा दूं। पिछली क्लास में लिखा था, आपने बताया भी था, फिर भी ये देखो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, तो जितना इक्विटी वालों के लिए बचा उसमें से जितना डिविडेंड दिया तो दिया, नहीं तो रोक लिया ना, उतने का ही तो रिजर्व बना। अब यहाँ बताओ, अपने क्वेश्चन में इक्विटी वालों के लिए 5 लाख कमाए हैं, अभी अभी निकाले हो सब लोग, और 3,20,000 बांटा है। 3,20,000 कहाँ से है? 16 लाख का 20%। जो बाकी पैसा है वो रोक लिया ना इन लोगों ने, तो वो क्या हो गया? वही तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। चलो अब नीचे करते हैं, लिखिए। अब ये हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी में से माइनस कर दो इक्विटी डिविडेंड, सोलह लाख का 20%। तो ये आ गया बेटा 180। तो रिजर्व में 1,80,000 ट्रांसफर हुआ है। लास्ट, अब उसने पूछा है नेट कैश फ्लो बताओ। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो इक्विटी डिविडेंड। तो आ जाता है नेट कैश फ्लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देंगे अभी लिखा था बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था 5,42,000 का, लिख लिया। अब देखो डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में कि नहीं है, ये देखो दे रखा है 2,20,000, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, ये 42,000, और इक्विटी डिविडेंड निकाल चुके हैं 3,20,000। 4 लाख आएगा, ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो। ये हो गया नेट कैश फ्लो।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही, फिर आगे। हाँ बेटा, क्या चीज़ बेटा? 380 आ रहा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन शायद मैंने गलत लिखा है, 220। अच्छा, डेप्रिसिएशन 220 है बेटा। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसको अगर लिख चुके हो तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ये है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चलो सामने देखो अब क्वेश्चन 11। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है बेटा, पढ़िए। JKL Limited has following balance sheet on 31st March 2006 and 2005। हमें बेटा 2 साल की बैलेंस शीट दी है, 2005 2006 की। ऐसे कह सकते हो करंट ईयर के लिए ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। उल्टा लिखा है, ध्यान रखेंगे। फिर पढ़ो आगे। शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड और एप्लीकेशन में फिक्स्ड एसेट, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, अदर करंट एसेट। और ये देखो अजीब सा, करंट लाइबिलिटी इधर लाके माइनस करके लिखा है। तो चाहे आप एसेट उधर लाइबिलिटी साइड में दिखाओ, चाहे एसेट में से माइनस करके दिखाओ, एक ही बात है। अब ये लोग कैसे भी लिख देते हैं, अकाउंट्स तो पढ़ नहीं रहे हम लोग। अब ये देखो आगे लिखा है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, उसी की डिटेल दी है। ट्रेडिंग पीएल दोनों। तो देखो सेल में से सीओजीएस माइनस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दिए, इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दिए तो ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी आ गया, टैक्स दे दिया, ईएटी आ गया। इतनी सारी चीजें दी हैं। अब हमसे कह रहा है इतनी, ये सब निकाल के बताओ। ये मुझसे 1 2 3 4 5 और 6, 6 चीजों की, छठे में तो कमेंट मांगा है, 5 चीजें बेटा मांगी है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे कैसे आएगा कोई चीज। चलो, सबसे पहली चीज उसने मांगी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लिखो इन्वेंट्री, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब फटाफट बताओ इसके कितने फॉर्मूले थे? इसके कितने फॉर्मूले थे, एक या दो? दो फॉर्मूला था। एक जिससे हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ टाइम्स में, एक जिससे निकालते थे डेज, मंथ और वीक्स में। ठीक है, कुछ पढ़ो लिखो घर जाके। अब बताओ किस में निकालोगे? नंबर ऑफ टाइम्स में। ऐसे थोड़ी ना आएगा, अब चैप्टर खत्म होता जा रहा है पीछे, तो लोग भूलते जा रहे हो सब। फॉर्मूले ही तो लगाने हैं ना इसमें। अभी अगले क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएल बनाना है, नहीं याद रहेगा क्या करोगे? चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करना है तो हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स में लगाएंगे। अब बताओ क्या लिखते थे न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता था स्टॉक के लिए? सीओजीएस, सीओजीएस। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे? एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब बताओ? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। चलो सीओजीएस लिखा है न्यूमरेटर में, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अब आइए क्वेश्चन में सीओजीएस तो दिख ही गया था, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। लो अब स्क्रीन पे देखो, ट्रेडिंग पीएल आपके पास है। तो ये देखो बेटा, देखो ये जो मुझे दिया है ये सीओजीएस ही तो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन दो हैं, एक ये और एक ये। तो ये 2005 का है, ये कब का है? 2006 का है। और हमें 5 6 बोला है, तो 5 6, जब 5 खत्म होगा तब ना 5 6 शुरू होगा, तो इसका मतलब हमारे काम का ये वाला है।
समझ आए? COGS ये लिखेंगे। अब रुक जाओ जरा, COGS तो मिल गया, अभी भी क्या गायब है? स्टॉक। तो ये देखो, स्टॉक बैलेंस शीट में दिया है पिछले साल वाला, इस साल का पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। और करंट ईयर वाला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। तो दोनों स्टॉक मिल गए, COGS मिल गया, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो लिखो, COGS है 20860, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दे रखा है 2407, क्लोजिंग दिया है 2867/2। अगर इसको सॉल्व करें तो 20860, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2407 प्लस 2867 डिवाइडेड बाई 2, 2637। तो ये आ गया 7.91 टाइम्स, 7.91 टाइम्स। पहला आंसर आ गया। आगे बढ़ो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी तो लगाने में उतना इजी हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पहला आ गया। दूसरा पढ़ो बेटा, लिखा है फाइनेंशियल लेवरेज। अब याद करो फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला था? EBIT अपॉन EBT, यही था। तो लिखो नीचे सेकंड पॉइंट में फाइनेंशियल लेवरेज इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। अब मुझे बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट? ऐसे लिखने पे सब चीजें दे रखी हैं, खाली रखना है, आंसर आ गया। तो फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं। चलो अब देखो EBIT और ये सब कितना दिया है, ये देखो बेटा EBIT 170 है और इंटरेस्ट कितना दिया है? 113 का इंटरेस्ट दिया है। देखो EBIT है ये, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट दोनों रख दीजिए। EBIT अपॉन EBT, तो यहां लिख दिया कितना है ये? 170 अपॉन 170 माइनस 113, कितना है बेटा? 2.98। 2.98 टाइम्स। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो फाइनेंशियल लेवरेज निकाले हो ये वाला किस ईयर का निकला है? फाइनेंशियल लेवरेज ये कब का निकला है? 2005 और 6 का। अगर हम निकालें फाइनेंशियल लेवरेज 2004 और 5 का, तो फॉर्मूला यही होगा EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो बेटा ये हो जाएगा 586 अपॉन 586 माइनस 105। 1.22 टाइम्स, 1.22 टाइम्स। हो गया? अच्छा अब तुम लोग को एक डाउट आ रहा होगा, सब एक साल का निकलवाया, इसको 2 साल का निकलवाया, ठीक है? तो अभी डाउट रहने दो, पूरे सवाल के बाद बताएंगे। भाई ये भी तो निकल सकता था ना 2 साल का, दोनों साल का COGS था।
समझ आया ना? तो अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं एकदम आखिरी में बताएंगे, अभी चलने दो ऐसे। और देखो और क्या पूछा है क्वेश्चन ने, ये हो गया, ये हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो। तीसरा आंसर हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इधर देखो, रुक जाओ अभी यहीं पे, सामने देखो। देखो, जब शुरुआत में चैप्टर मैंने शुरू किया था तो आपको कहीं पे लिखवाया है कि जब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे तो हम एवरेज लेके तब सवाल लगाएंगे। समझ आए? प्रॉपरली लिखवाया है आपको। अब देखो कहाँ लिखवाया, ये देखो कंसेप्ट 9 में, when opening and closing balances of any asset and liability are given, then in such case we prefer to take average। समझ आए? ऐसे गलत हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या, मान लो अभी ना होता, यही सब इसमें दिक्कत है, इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। अगर ओपनिंग ना होता तो अभी किससे लगा देते, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड से, लेकिन है तो इसलिए किससे करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक क्या है बताओ? एक बराबर पैसा व्यापार में थोड़े ना लगा रहता है, आदमी पैसे लगाता है और लगाता है, निकाल लेता है, फिर लगाता है, होता है कि नहीं ऐसे? तो एवरेज से हो गया कि ना लगभग कितना पैसा व्यापार में लगा रहा साल भर, तो इसलिए प्रेफर करते हैं एवरेज फिगर्स को। तो अब यहां पे नीचे लिखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज क्यों लिखा, ये कंसेप्ट 9 में लिखा हुआ है। चलो, रिटर्न का मतलब क्या हुआ, या तो ईबीआईटी, या तो या तो नेट प्रॉफिट, तीनों में से कुछ भी मिल जाए। ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या नेट प्रॉफिट, जो अपने पास हो उससे सवाल लग जाएगा। तो खैर यहाँ तो पूरा पीएलई दे रखा है, यहाँ पूरा पीएलई दे रखा है। आइए अब देखते हैं। तो अब बताओ मुझे, सब बच्चे देखो स्क्रीन पे, जवाब देना, खुद से सोचो, लगाओ दिमाग, बताओ ये हमारा प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है, या ये है हमारा प्रॉफिट, या ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि अपने पास तीनों हैं। तो विच वन इज बेटर, 1 2 और 3 कौन सा? अरे इतना सोचना क्या बेटा, फाइनल रिटर्न तो यही है ना, इसमें तब भी तो कुछ खर्चे रह गए। जब ये नहीं होता तो मजबूरी में हम लोग इससे काम चलाते हैं। रिटर्न का मतलब जो असली प्रॉफिट हुआ ना, सब खर्चों के बाद यही कमाए हो 34 रुपए, तो यही तो हुआ ना फाइनल प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से एक चीज और सीखा, जब तीनों होगा तो क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट, यही तो है ना नेट प्रॉफिट। चलो लिखो 34 डिवाइडेड बाई, अब लिखना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं नीचे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फटाफट बताओ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अब आओ बैलेंस शीट में देखते हैं कितनी कैपिटल लगी हुई है। ये आपके पास सवाल में बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट दी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, किसको याद है? इस चैप्टर में यही समस्या है। हाँ बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, 3 है, क्या है ये, नंबर 3 है। और इधर देखो अब स्क्रीन पे, यही सब बेटा दिक्कत आती है, इसलिए चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहले यही सब आपको लिखवा दिया गया था। अब ये देखो, अब यहाँ पे कितना मुश्किल होता है, अगर वो समझ ही नहीं पाओगे पूछ क्या रहा है तब नहीं कर पाओगे। अब ये देखो हम लोगों ने लिखा था कैपिटल एम्प्लॉयड, दो तरीके से निकलवाया था मैंने, ये देखो पूरा एक कंसेप्ट बनाया था। लाइबिलिटी साइड से निकालो तो ऐसे निकलेगा, एसेट साइड से निकालो तो ऐसे निकलेगा। अब इसमें तो पूरी बैलेंस शीट दी है,
चाहे लाइबिलिटी साइड से निकाल लो चाहे एसेट साइड से, और कैपिटल होती किधर है, लाइबिलिटी साइड में, तो बेटर होगा लाइबिलिटी से निकालो। नहीं होगी तो अभी ये सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें एसेट साइड से निकलेगा। समझ आए? अब देखो इसमें क्या क्या लिखा था, पढ़ो। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे सवाल में है, रिजर्व नहीं है, नुकसान नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है कि नहीं है, है? इसमें क्या क्या है, शेयर होल्डर फंड, लोन फंड, अच्छा ठीक है। ये देखो उसने क्या क्या दिया है, सब बच्चे देखो स्क्रीन पे देखना। उसने लिखा है शेयर होल्डर फंड और लोन फंड, क्या क्या बोलो, क्या मैंने बोला पहला? तो ये देखो शेयर होल्डर फंड का मतलब उसने ये दिया है डायरेक्ट, यही तो होता है ना शेयर होल्डर फंड, और लोन फंड का मतलब ये, यही ना। तो अब ये देखो बेटा, इन्हीं दोनों को तो जोड़ के आता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, बी प्लस सी। समझे? तो जो टोटल है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉय। अब समझ में ये सब वर्किंग नोट कितने इंपॉर्टेंट थे, तो इसको जरूर ध्यान देना। फॉर्मूला आता होगा, समझ नहीं आता कहाँ कौन सी फिगर रखे, इसीलिए गड़बड़ होती है। आगे बढ़े, चलो अब रखो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया हम लोग का टोटल। अगर टोटल हो गया तो देखो अब क्या क्या है, पुराना है 4555 और ये वाला है 5947। चलो 4555 5947/2, तो ये आ गया 34 अपॉन, देखो कितना आ रहा है, 4555 प्लस 5947 डिवाइडेड बाई 2, 5251, डिवाइड कर दो 0.65। तो इसका मतलब ये लोग 65% का रिटर्न कमा रहे हैं। 0.65 का मतलब हो गया 65% का रिटर्न है। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ऐसे आ रहा है 0.0065, तो इसको बोल सकते हैं 0.65% करके। चलो ये हो गया। अब देखो और क्या बचा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब ये देखो रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। चलिए फटाफट निकालते हैं, अभी अभी निकाले हो, फटाफट बताओ क्या फॉर्मूला है। इधर देखो सामने, अपनी कॉपी में नहीं स्क्रीन पे देखिए। ये बताओ, ये जो निकाला था यही तो है ना रिटर्न ऑन इक्विटी? नहीं निकाला था क्या पिछले में? नहीं निकाला था, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर हम लोग, ये तो इक्विटी कवरेज रेशियो निकाला था ना बेटा, ये तो अलग चीज है। अब बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। बताओ। नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अरे कई तरीके से बता चुका हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है सामने, देखो सब लोग स्क्रीन पे, कंसेप्ट नंबर 20 में किया हुआ है। कंसेप्ट नंबर 20 में पढ़ो, फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब बताओ क्या मेरे पास नेट प्रॉफिट है सवाल में? पूरा पीएल ही दे रखा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास नेट प्रॉफिट है ना बेटा? अच्छा नीचे क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, बात खत्म नहीं हुई, सामने देखना। अब इसका मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर ये है तो अब यहां आओ जरा। ये देखो, हम यहां पे लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर को भी कंसीडर करना है, तो फिर ये सब आ गए ना इसमें। शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब तो खाली ये होता है, शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब खाली इतना होता है, लेकिन उसमें क्या लेना है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ये हुआ ना ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी। अब अपना सवाल देख लो एक बार, फिर मैं आंसर निकाल दूं। तो ये देखो मेरे पास स्क्रीन पे देखना, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो खैर प्रेफरेंस शेयर तो इसमें अलग से दिया नहीं है। शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब लोन नहीं लेंगे हम लोग, यही तो लेंगे, यही तो शेयर होल्डर का है, ये लेंगे। अच्छा अब अगली बात फिर से, अब जहां मैं लाना चाह रहा हूं एक बार और देखो,
इक्विटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, रिटर्न ऑन इक्विटी का, बोलो अभी अभी क्या पढ़ा, नेट प्रॉफिट अपॉन, या इसके अलावा एक फॉर्मूला और लिखा था, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इन दोनों का मतलब तो एक ही है। तो मतलब आप क्या क्या ले सकते हो, नेट प्रॉफिट भी और अर्निंग फॉर इक्विटी भी, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास है, हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, अर्निंग फॉर, सॉरी शेयर होल्डर्स इक्विटी, नीचे क्या लिखोगे। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। अब सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट, क्योंकि मेरे पास 2 साल का इक्विटी है इसलिए मैं उसका एवरेज लूंगा। समझ आए, चैप्टर शुरू करने से पहले जो पॉइंट लिखवा दिए गए वो पूरे चैप्टर पे कॉमन है। अरे 2 साल की कैपिटल लगी है ना, तो क्या होगा, अभी तो इससे पहले भी तो आया था ना, तो क्या लोगे, कैपिटल क्या लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि 2 साल का दिया है। 2 साल का नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तब तब केवल कैपिटल एम्प्लॉयड से काम कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा वैसा हम लोग आंसर देंगे। समझ में आया कि नहीं है, चलो लिखो नीचे फॉर्मूला, लिखिए पॉइंट नंबर 4, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हुआ अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अर्निंग फॉर इक्विटी वही 34 का हो गया। अर्निंग फॉर इक्विटी का मतलब नेट प्रॉफिट, यही तो है ना, दोनों में से कुछ भी ले लो, मैंने नेट प्रॉफिट ले लिया। और अगर मुझे चाहिए एवरेज शेयर होल्डर्स फंड तो ये हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ओपनिंग है 1472, क्लोजिंग है 2377 डिवाइडेड बाई 2, 34 डिवाइडेड बाई 1472 प्लस 2377 डिवाइडेड बाई 2, 1924.5, कितना है देखो, 1.76%। लास्ट, अब निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। लास्ट लिखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एवरेज डेटर अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल। और किस में निकलना चाहोगे, डेज में कि मंथ में कि वीक्स में। देखो इसने कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो किसी में निकाल दो। मान लो हम लोग डेज में निकाल डालते हैं, तो डेज में निकालोगे तो 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वीक्स में तो 52, मंथ्स में तो 12 से। अब एवरेज डेटर, एवरेज डेटर क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ये देखो डेटर है अपने पास बेटा, बैलेंस शीट ही पूरी है। ओपनिंग हो गया 1168 और 1495, 1168 1495 डिवाइडेड बाई 2, और क्रेडिट सेल लिखना है। आइए देखें क्रेडिट सेल, ये है बेटा, सेल हमें दे रखी है, सेल ये है और ये है। अब बताओ एवरेज सेल कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सेल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल सेल कभी बैलेंस शीट में आता है, जो बैलेंस शीट में आता है उसी का क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो उसी का ओपनिंग होता है। ये तो 2 साल की सेल है ना, आई बात समझे। तो ओपनिंग समझते जाना, जिसका ओपनिंग बैलेंस होगा जिसका क्लोजिंग होगा उसी का, तो सेल का तो बैलेंस ही नहीं होता, वो तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। लगाओ दिमाग। और दूसरी बात सुनो, ये बताओ क्या बिजनेसमैन को पता होता है रोज हम 1 लाख का माल बेच लेंगे,
कभी 10 लाख का बिका, कभी 2 महीना कुछ नहीं हुआ, तो वो जो लिखा है वो ऑलरेडी एवरेज है। समझ आया? और तीसरा लॉजिक सुनो, ये देखो इधर, अब ये सबसे तगड़ा वाला है, ध्यान से देखना। अब ये देखो, इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज रिटर्न मान लो आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है, अपॉन, अब ये बताओ, ये लिखा है एवरेज क्रेडिट सेल, ये लिखा हुआ है, और ये देखो ये जो 365 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, डिवाइडेड बाई 365। जब एक नंबर एक फ्रैक्शन से डिवाइड होगी तो नंबर एज इट इज होगी, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये देखो, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना कि अगर मान लो 60 लाख की सेल 365 दिन की है तो एक दिन की कितनी, डिवाइड करने पे एक दिन की आ ही गई ना, इट इज ऑलरेडी एवरेज। समझे? तो कभी भी हमें सेल का एवरेज नहीं करना, किसका ओपनिंग क्लोजिंग लेना है, जिसके बैलेंसेस होते हैं। किसके बैलेंस होते हैं? एसेट और लाइबिलिटी के। इसीलिए बेटा जब नोट लिखवाया था, आज पढ़ाया भी था, तो वहां एसेट और लाइबिलिटी लिखा है, वहां इनकम एक्सपेंडिचर नहीं लिखा है। समझ आया? ये देखो कंसेप्ट कौन सा था, 9। ये देखो, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन, तो ओपनिंग क्लोजिंग किसका लोगे? एसेट लाइबिलिटी का, न कि इनकम एंड एक्सपेंसेस का। अब समझ में आया? तो आप बताओ सेल कब के लेंगे, पिछले साल की, इस साल की, या दोनों का एवरेज? केवल इस साल की। लिखो यहाँ पे, तो एवरेज डेटर हो गया। अब देखते हैं जरा इस साल की सेल कितनी है। घर जाके रिवाइज करना, हाइलाइटर लेके ये सब पॉइंट हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, इसी पे डाउट रहता है, चैप्टर में कोई दम नहीं है, सिर्फ हम लोग फिगर ही सही नहीं रख पाते, इसीलिए आंसर गलत आता है। समझ आया? बस ये सब बातों का ध्यान रखना है। अब देखो क्या है, सेल कितनी दी है, 22165 लिखिए, 22165 और इंटू 365, 111168 प्लस 1495 डिवाइडेड बाई 2, तो 1331 फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बता रहे तुम लोग कितना, 21.92। तो 22 दिन कर दो इसको सीधे सीधे, 22 डेज अप्रोक्स। ऐसा आंसर आया तो एग्जाम में दोनों लिख के आओ। हो गया? चलो नेक्स्ट, आगे देखिए। चलो अब मेरी तरफ देखिए सब लोग, 5 चीजें कही थी, पांचों निकाल दिया बेटा, देखो 1 2 3 4 5, पांचों निकाल दिया। अब मैं जरा आपको लॉजिक बताता हूँ। लेवरेज 2 बार निकाला है, बाकी सब 1 बार निकाला है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में, ध्यान से सुनना, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये 2 बार क्यों निकाला, बाकी 1 बार क्यों निकाला? सबसे पहले क्या निकाला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ये क्या है? तो आप बताओ, ये 1 साल का है कि 2 साल का? समझ आए? ये क्या निकाले हो? ये क्या लिखा है? तो कितने साल का है, 1 साल का कि 2 साल का? ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? 1 साल का है कि 2 साल का? ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो नाम में ही एवरेज है। समझ में आया? तो सबका एवरेज निकला, सबका ओपनिंग क्लोजिंग है, सबका ओपनिंग क्लोजिंग है, तो सबका एवरेज निकला। लेकिन ये जो लेवरेज निकला ये तो प्रॉफिट से निकला, ईबीआईटी का ओपनिंग क्लोजिंग होता नहीं, इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग होता नहीं, तो इसलिए 2 साल का निकाला। समझ में आया? बाकी में एवरेज लगने का मतलब ये हो गया ना कि वो एवरेज है, पिछले साल का और इस साल का ऑन एन एवरेज क्या चल रहा है, इसलिए इसको 2 साल का निकाला है। बात समझ में आई? अब सुनो बेटा, तो ये हो गया। अब ये देखो, जिसको तुम लोग लिस्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, अब जैसे अगर वो कह देगा गिव कमेंट ना, तो जैसे इन पे नंबर मिलेंगे वैसे इस पे नंबर मिलेंगे। तो अब कमेंट जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, मैं लिखवा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है? चलो लिखो अब दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 11 का 2, ये अभी तक 11 का 1 चल रहा था, अब इसी पे कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2, ये एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि इसको याद करके जाओ, जरूरी थोड़ी ना यही क्वेश्चन आएगा,
इससे एक आइडिया मिलेगा कि जब भी एग्जाम में कमेंट लिखने को आए तो हमें कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है। लिखो सबसे पहले लिखिए ब्रीफ कमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, इनका नाम देख लो क्या है, जेके लिमिटेड, जेके एल, जेके एल है कि जेके है बेटा, जेके एल। चलो अब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कमेंट करेंगे। पहला, द प्रॉफिटेबिलिटी, चलो मैं दिखाता जाता हूं तो आप लोग बताते जाओगे फिर लिखते जाएंगे। जरा ये देखो स्क्रीन पे, सब बच्चे देखो बेटा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताओ पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 586 का था। अभी कितना हो गया? तो कम हुआ, तो हम कहेंगे इसमें एक डिक्लाइन है। लिखो, क्योंकि यहां देखो क्या पूछा है, गिव ब्रीफ कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट भी आता है। तो लिखिए द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनी शोइंग, डिक्लाइन कैसा है, कम है ज्यादा है? 500 से 170 पहुंच गया ना, तो अच्छा डबल ट्रिपल हो गया ना बेटा, तो बोलेंगे शार्प डिक्लाइन। ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन, ये देखो इधर, पिछले साल, पिछले साल क्या था, ध्यान से अब सुनना, सीओजीएस कम थी, देखो पिछले साल के मुकाबले सेल ज्यादा करी है कि नहीं? खर्चे बढ़ गए हैं। जहां पिछले साल का सीओजीएस 12,000 था, इस बार 20,000 है। जहां ये सेलिंग वेलिंग का खर्चा 700 आ रहा था, तो लगभग लगभग डबल ही हो गया। तो बोलेंगे प्रॉफिट घट गया ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आए? तो लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बी पॉइंट में जरा फाइनेंशियल लेवरेज देख के बताओ क्या हालत है, अच्छा है पहले के मुकाबले या खराब? कैसा है बताओ? फाइनेंशियल एवरेज पहले था 2 का, नहीं पहले था 1.2 का, अब डबल से भी ज्यादा हो गया ना। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, हमारे ऊपर लोन कितना है, लोन ज्यादा होगा तो लेवरेज ज्यादा होगा, लोन कम होगा तो लेवरेज, तो ये बुरा होता चला जा रहा है। ये कब बढ़ता है? जब आप पे लोन बढ़ेगा। समझ आए? जब लोन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द फाइनेंशियल लेवरेज आर बिकमिंग एडवर्स। सी पॉइंट में लिखो ऑल्सो ग्रॉस प्रॉफिट, EBIT and net profit are decreasing. डन। लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट ये देखो जरा,
ये है इनकी बैलेंस शीट ऊपर दी है, ये बैलेंस शीट दी है ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है बेटा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोगों को बैलेंस शीट दी है। अब इसमें देखो कंपनी के पास करंट एसेट कितने हैं, इधर देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कितना होना चाहिए करंट एसेट। अब इससे क्या 2:1 का मतलब क्या है, 2:1 कोई जरूरी नहीं है, बस एक बताने के लिए। देखो इसका मतलब लाइबिलिटी कम होना चाहिए एसेट, और इनका देखो लाइबिलिटी ज़्यादा एसेट कम, लाइबिलिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब इन पे लिक्विडिटी की भी परेशानी है, पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो है ही नहीं इनके पास। तो लिखो कंपनी इज इन कंपनी इज इन स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी इनकी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया कमेंट, ऐसे बेटा लिखना है। कमेंट जब भी लिखो तो ये मान के चलो, कमेंट जब भी एग्जाम में लिखना है तो ऐसे मान के चलना है कि जैसे मान लो हम लोगों ने ये रेशियो निकाल दिया, अब कोई साइंस वाला है उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा इसमें लिखा क्या है, तो वो ऐसे लिखो कि ये देख के समझ जाए कि क्या है। समझ में आई बात, वो थोड़े ना समझ पाएगा कि क्या है, कौन सा करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, तो लेकिन वो पढ़ के समझ जाएगा उससे, तो इस तरीके से कमेंट लिखना है। चलो अब आगे, अब दो क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं, और इधर देखो पिछली क्लास में बताया था मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हो और दूसरे में रेशियो। तो आज की क्लास में दो सवाल लगवाए, दोनों किस पे थे, रेशियो पे। अब दो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग करेंगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, एक छोटा एक बड़ा, फिर इसके बाद नया कंसेप्ट आएगा। लिखो अब जरा, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में कहा गया है ट्रेडिंग पीएल बनाओ, ये वाला था 11। चलो ये है बेटा, क्वेश्चन देख लो आप क्या लिखा है, आखिरी में पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। बैलेंस शीट नहीं बनानी, खाली ट्रेडिंग पीएल बनाना है। तो पहले ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बनाओ। ट्रेडिंग पीएल में कुछ बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, 4-4 5-5 लाइन का फॉर्मेट बना लो, फिर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और अकाउंट्स में जैसे बनाते हो वैसे प्रॉपर फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, डेट, क्रेडिट, डेबिट सब लिखना है। ट्रेडिंग पीएल एग्जाम में सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल मांगेगा तो यही बना दो, यही मार्क्स देना होगा तो दे देगा, वर्किंग नोट चेक करना होगा तो करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी जो लिखते हो जैसे वो सब रहेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। चलो अब आइए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशियो दे रखा है, ढूंढते हैं क्या क्या निकल पाएगा। चलो अब मुझे बताओ सब बच्चे, एक क्वेश्चन आप लोग ऐसा कर चुके हो जो लोग लास्ट क्लास में थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से बताओ ट्रेडिंग अकाउंट कितने तरीके से बनता है। अकाउंट पढ़ रहे हो कि एफएम,
तो यहाँ पे नहीं है ना कि जैसे अकाउंट में पढ़े हो वैसे ही बनेगा। चैप्टर मैंने शुरू ही ऐसे किया था, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट 8 तो ऐसे बनेगा जैसे अकाउंट में बनता था। क्या क्या बताया था इधर देखो, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एक ऐसे बनेगा। दूसरा, अगर सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं निकल पाएगा तो ऐसे बना लेंगे, सेल COGS, तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आए? और कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग की भी जानकारी दी जाएगी, मटेरियल मटेरियल, तो मटेरियल, वेजेस वगैरह सब इसी में डाल देंगे। समझ आया ना? सब इसी में, 3 तरीके से बनता है। अब जो मिल पाएगा सवाल में उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। हम तो प्रयास करेंगे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए उतना अच्छा है, लेकिन लैक ऑफ डेटा में जितना हो पाएगा वैसे करेंगे। चलो अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सामने पढ़ो। VRA Limited has provided the following information for the year ending 31st March 2015। अच्छा, ये जानकारी बेटा हम लोग को दे रखी है। पढ़िए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बेटा जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही बता दूं। ये देखो, ये क्या लिखा है, पढ़ो, ये क्या लिखा है। तो हम लोग प्रॉपर बनाएंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस, सेल वगैरह। समझ आया ना? अभी ये ना होता तो COG से काम चला देते जैसे पिछली क्लास में लगाए थे। बात समझ में आई? तो एक काम करे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है, पहले यही लिख के डालो, ओपनिंग स्टॉक 4.5 लाख का। लिखो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक लिखिए 4,50,000 टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। जो है वो लिखते जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को ले जाके सेल से रिलेट कर दिया है और कुछ हो नहीं पाएगा। चलो अब दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़ो, जो मिल पाया वो लिख लिया। चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। और यहाँ से पहला रेशियो शुरू करूँ। अच्छा, एग्जाम में भी ऐसे करना है, देखो उछल कूद नहीं कि पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया, एक लाइन से चलना है, नहीं तो कुछ ना कुछ पक्का छूट जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया ना? एकदम सीक्वेंस में, ये तो समझाने के लिए ऐसे मैंने लिख दिया। अब चलो जो दिया है यहीं से दिमाग लगाओ। पहले क्या लिखा है, फॉर्मूला बताओ, डेट अपॉन इक्विटी लिखो। अब ये सब जाएगा वर्किंग नोट में, नीचे लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट पॉइंट, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। बेटा डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 2, स्क्रीन पे देख लो, 2:1 दिया है तो 2:1 का मतलब 2 ही हो गया। ये दे रखा है मुझे 2/1। अब अगर मुझे क्वेश्चन से डेट मिल जाए तो इक्विटी मिल जाएगा, और इक्विटी दिया होगा तो क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। मुझे डेट दिखा था, एक लोन है इनके पास, ये देखो 14% लॉन्ग टर्म लोन है 50 लाख का, दिस इज डेट, तो रखो इसको 50 लाख, इक्विटी मिल गई। तो अगर हम यहाँ रख दें 50 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी, ये हो गया 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी बराबर 50 लाख, 25 लाख का आ गया इक्विटी। 25 लाख का बेटा आ गया इक्विटी। बताओ इक्विटी कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग में कि PL में कि बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। समझ आया ना? हो सकता है किसी रेशियो से जाके कनेक्ट हो तो काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं था, तो लगा दिया। आगे बढ़ो, सेकंड पॉइंट में आ जाओ। सेकंड पॉइंट, अब ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो लिखा है GP रेशियो 30%। GP रेशियो कितना है, फॉर्मूला बताओ GP रेशियो का। हाँ, GP रेशियो का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। GP रेशियो ये दिया है 30% बेटा, तो अगर इधर डेसिमल लगाओ तो इधर से 100 हटा देना होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 0.30 बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल। अब अगर सेल मिल जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा तो सेल आ जाएगा।
और यहाँ मुझे दोनों नहीं दिख रहा है। छोड़ो, आगे बढ़ो, और दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे आ जाएगा, ये देखो है ना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल मिल गई है, टर्नओवर मिल जाएगा, वही सेल हो जाएगा। समझ में? तो अभी छोड़ दो, दो लाइन जगह छोड़ दो इसमें। सेल मिल जाएगी तो जीपी रहने दो, नीचे सेल लिख दो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेल बराबर जीपी अपॉन 30%। नहीं, ये इतना लिख के ऐसे छोड़ दो बेटा, दो तीन लाइन, अब जो मिलेगा देखा जाएगा, छोड़ो। ये हो गया, नंबर थर्ड पे आ जाओ जरा। और क्या दिया? इनकम टैक्स का हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है। अच्छा आगे बढ़ो, ओपनिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं, राइट साइड में आ जाओ, तो डेट हो चुका है। अब ये देखो लिखा है रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 50%। अभी अभी पढ़ा है सबने फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट अपॉन, तो चाहे हम नेट प्रॉफिट बोले या अर्निंग फॉर इक्विटी, जो अपने पास हो, और नीचे आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब आओ देखते हैं क्या क्या है बेटा। ये तो दिया रखा है 0.5 का, ये दे रखा है 0.5 का बेटा, ठीक है। और ये देखो इधर सामने देखो, इक्विटी निकाल चुके हो ना 25 लाख का, तो यही तो हो गया ना शेयर होल्डर फंड, 25 लाख। और यहाँ से अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगी, या नेट प्रॉफिट जो भी बोलो। बारह लाख 50 हजार। आप इसी को अर्निंग फॉर इक्विटी बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, सब एक ही है। चलो ये हो गया बेटा, अब आगे बढ़ो। अच्छा नंबर 4 पे आ जाओ। अब ये देखो हम लोग को दिया है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सामने देखिए, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, पहले ये बता दो। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे। अभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता तो क्या आ जाता, समझ आया ना, ये बात बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा समझो बात को, तो टर्नओवर तो मान लो हमें निकालना है, ये मुझे दे रखा है 1.2, नीचे लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर एक मिनट देख लो, मैं ज़्यादा वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहता, ये चलो देखो इधर, आपने पढ़ा था बेटा, अगर हम लोग इक्विटी और डेट को जोड़ लें तो आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, आता है। 14% का लोन ऊपर दिया था, देखो कितना है, 50 लाख का, 50 लाख का लोन दिया है 14%, और इक्विटी निकाल चुके हो 25 लाख। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 75 लाख। तो ये अगर 75 लाख है तो जगह नहीं मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टर्नओवर निकल के आ जाएगा 90 लाख। अब टर्नओवर से ही कनेक्टेड है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आ जाएगा, इसी से कनेक्टेड है क्लोजिंग स्टॉक, वो आ जाएगा। हो गया, चलो रखो ऊपर, कितना टर्नओवर है हम लोग का, 90 लाख, रखो यहाँ पे।
तो यहाँ से अगर हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट तो ये हो जाएगा सेल इंटू 30%, तो ये आया 90 लाख का 30%, कितना आ जाएगा 27। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 27 लाख। ठीक है, अब बेटा डायरेक्ट हम लोग चल सकते हैं। चलो ये देखो, अब आ जाओ जरा ट्रेडिंग पीएल पे, स्क्रीन पे देखो, सब बच्चे सामने देखो। अभी अभी निकाल चुके हो सेल 90 लाख की, बोलो। सेल निकाल चुके हो 90 लाख की, लिख दिया बेटा। अभी अभी निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट 27 लाख का। एग्जाम में सब पे वर्किंग नोट बता दो, कौन सा वर्किंग नोट है। 27 लाख का ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आओ निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 6% ऑफ सेल, सेल है 90 लाख की, 8%, कितना है 8 9 जो 72, 7,20,000 का। ठीक है, तो ये बन गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट और क्वेश्चन खत्म हो गया, यही मिल पाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी परचेज, कितना बेटा 97,20,000 आ गया टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा पीएल में, चलो अब आओ देखो पीएल में क्या क्या लिख सकते हैं। ट्रेडिंग हो गया सबका, ठीक है। अब देखो पीएल में कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है। लो देखो, एक जो बढ़िया है वो देखो, ये देखो 50 लाख का लोन लिया, उस पर 14% इंटरेस्ट जाएगा, तो लिखो टू इंटरेस्ट 7 लाख। 50 लाख का 14%, ये हो गया। अच्छा अब अगली चीज देखो स्क्रीन पे, ये देखो नेट प्रॉफिट पहले निकाल चुके हो रिटर्न ऑन इक्विटी वाले से, लिख दो इसको 12,50,000 टू नेट प्रॉफिट 12,50,000। अच्छा अब आगे नेक्स्ट, कुछ क्या लिखा है मैंने, कितना है जीबी 27 लाख। अच्छा ये हो गया। अब देखो इधर नेट प्रॉफिट लिखा, अब जो ढंग का पॉइंट है वो देखो जरा स्क्रीन पे, सब लोग पूरा फोकस करो जरा, ये देखो बताओ ये रिटर्न क्या चीज निकला था, रिटर्न आपने निकाला था, रिटर्न का मतलब क्या था, अर्निंग फॉर इक्विटी। दूसरा क्या मतलब था, तीसरा क्या था, क्या था, ध्यान से अब यहीं पे फोकस करना। देखो दूसरा था बेटा आफ्टर टैक्स, ये देखो, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स है, कैसा है,
अब एक मिनट देख लेना, ये नया पॉइंट है। ये देखो इसने कहा है टैक्स जाता है इनका 35% का, कितना? तो इसका मतलब बेटा ये 65% होगा, बोलो। तो अब यहां निकालेंगे टू इनकम टैक्स जो इन्होंने दिया होगा, हम कहेंगे 12,50,000 अगर 65% के बराबर है तो 35% कितना होगा? देखो कितना आएगा। 12,50,000 डिवाइडेड बाई 0.65 इंटू 0.35, ये आता है 673077 कर लिया, ठीक है। कहाँ तक डेसिमल में लिखा जाएगा? ये हो गया। लेकिन अभी भी मैच नहीं करेगा क्योंकि क्रेडिट का टोटल आ रहा है 27 लाख, डेबिट का टोटल 27 लाख नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, जब भी ऐसे हो तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब तो लिख ही दिया, तो यहाँ लिखोगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर, चाहे मिसलेनियस लिखो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव करके, जितना डिफरेंस आ रहा हो इसमें डाल दो। 76923 बन गया पीएल। चलो क्वेश्चन नंबर 8A देखो जरा, एक मिनट में आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन 8A देखो जरा।
हाँ चलो बताओ, कुछ समझ में आया बेटा इसमें? चलो अब देखो इसमें क्या है, मैं बताता हूँ। सामने देखो, करेंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखो। जो करेंट रेशियो है बेटा, करेंट रेशियो, ये करेंट एसेट का तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन यही करेंट रेशियो करेंट लायबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ। इसका मतलब एसेट बढ़ाओगे रेशियो बढ़ेगा, एसेट कम करोगे रेशियो कम होगा, लेकिन यहाँ उल्टा फर्क पड़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा और इसको कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये है कहानी, समझ में आया? इसका प्रोपोर्शनल हुआ और इसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बोलो क्लियर है? अब बताओ चलो खुद से, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब ये कह रहे हैं बेटा कि इन चेंजेस के होने से क्या फर्क पड़ेगा, जैसे हमने नया शेयर इशू कर दिया। ये कह रहे हैं कि स्टेट, ठीक है, किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 है, तो कह रहे हैं बताओ शेयर इशू करने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। शेयर इशू करने से क्या होगा? हम्म, अरे शेयर पैसा लेके इशू करोगे ना, शेयर तो करंट लायबिलिटी है ही नहीं, लेकिन पैसा तो है। शेयर इशू करने की क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो पैसा तो आ रहा है, तो एसेट बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। फिर देखो और क्या क्या है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा कलेक्ट हो गया, वही रहेगा। कैश बढ़ेगा लेकिन डेटर घटेंगे, तो एसेट का टोटल तो वही रहेगा ना, मेंटेन रहेगा। समझ में आई बात? एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अच्छा अब बताओ, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी क्या चीज बेटा? पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिल लेकिन पैसा भी तो गया, पेमेंट कर रहे हो ना, लायबिलिटी कम होगी तो पैसा भी तो कम हो गया, तो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। यही बात हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझ में? हमेशा ऐसे देख लो, अरे पढ़ते नहीं थे तुम लोग, अपना इकोनॉमिक्स याद करो। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता था? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्या होता था? तो ऐसे लिखते थे ना हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। समझ आए? अरे नहीं, ये पढ़ा है इकोनॉमिक्स तो, कोरिलेशन चैप्टर स्टैट्स में पढ़ा था। एक होता था पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन है इसमें, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आए? तो इसको हमेशा याद कर लो। इधर देखो, जैसे करंट रेशियो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो हमेशा ये न्यूमरेटर से प्रोपोर्शनल होगा और डिनोमिनेटर से हमेशा कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आए? ठीक है, ये देखो ऐसे मान लो ये 2/1 है तो 2 आएगा, और ये 2/2 हो गया तो 1 हो गया ना। अब समझे? तो यही हम लोग लिखने जा रहे हैं और ये उस पर क्वेश्चन करना है। लिखो कंसेप्ट कौन सा होगा हम लोग का, 29, कंसेप्ट 29। अच्छा ये देखो इधर, एक मिनट और देख लो फिर बताए। कंसेप्ट 29 बेटा देखो, एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 टाइप के। कौन कौन सा, इधर देखो, मैंने कहा था एक बाद में बताएंगे। एक में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना होगा, ठीक है। एक मिक्स वाला, ये भी कर चुके हैं ये भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं उसमें खाली लिखेंगे कमेंट करके बताओ, क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो 8 है वो कमेंट वाला है, कुछ लगाना नहीं है उसमें, बस बताना है इधर उधर चेंजेस आने से क्या फर्क पड़ेगा। समझे? तो 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, उससे समझना आपको है, लिखना आपको है, मैं लिखने का आइडिया दे दूंगा कैसे आप लिखोगे। तो ये उसका है, तो आप लिखो पहले कंसेप्ट नंबर 29। चेंजेस इन करेंट रेशियो in the event of certain activities
तो लिखिए पहला, since current ratio equals to current asset upon current liability, if current asset increases, बोलो क्या होगा, current ratio will increase. अगला बताओ, if current asset decreases, बोलो करंट एसेट कम हो रहा है, अब क्या होगा, करंट रेशियो विल डिक्रीज. प्रोपोर्शनल है तो उसके साथ साथ मूव करेगा, और यहां ऑपोजिट होगा. हाँ, इफ करेंट लाइबिलिटी इंक्रीजेस, अब बताओ, और आखिरी है, इफ करेंट लाइबिलिटी डिक्रीजेस, बताओ अब, करेंट रेशियो विल इंक्रीज. If current asset and current liability remain same, current ratio also remains same. Current ratio will also remain same. हो गया. होमवर्क में लिखो क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 16 लिखिए होमवर्क में. आंसर लिखो. ट्रेडिंग पीएल बनाना है. ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 11,70,000. नेट प्रॉफिट आएगा 6,24,000. बैलेंस शीट का टोटल आएगा 48 लाख. बैलेंस शीट का टोटल ये आएगा. खुद से ट्राई करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे.